गुड मॉर्निंग। आज अब हम आगे करेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम की बाकी थ्योरीज। तो अगला था मेंटल कोर कंसेप्ट फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम। इस कंसेप्ट के हिसाब से यह कंसेप्ट पॉपम और जैन ने 1950 में दिया था और इनके हिसाब से ये ट्यूनिका कॉर्पस से मिलता जुलता ही है, बस इन्होंने टर्म्स अलग काम में ले ली। The term mental is used for dome-shaped outer layers of the apex। मतलब जो शूट का अपेक्स होता है उसके बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, जो कि डोम शेप्ड होता है, उसके लिए उन्होंने मेंटल टर्म काम में ली। और जो अंदर मास ऑफ सेल्स पाई जा रही थी मेंटल के अंदर, उसको उन्होंने कोर कहा। तो देखा जाए तो मेंटल इज़ यूज्ड फॉर ट्यूनिका एंड कोर फॉर कॉर्पस। ठीक है, तो ये मेंटल कोर कंसेप्ट ट्यूनिका कॉर्पस से ही मिलता जुलता था। देन 1961 के अंदर न्यूमैन ने 3 तरह के वेजिटेटिव शूट अपेक्सेस डिस्क्राइब किए एंजियोस्पर्म्स के इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, पहला था मोनोप्लेक्स टाइप। Monoplex, where there is only one initial cell dividing periclinally, and this is found in many vascular cryptogams। कई vascular cryptogams के अंदर पाया जाता है। ये देखो इस डायग्राम के अंदर मोनोप्लेक्स टाइप, इसके अंदर केवल एक इनिशियल सेल है और वो पेरिक्लाइनल पेरिफ्री के पैरेलल उसका डिवीजन हो रहा है। वो दे डिवाइड पेरिक्लाइनली वो डिवाइड कर रही हैं मोनोप्लेक्स टाइप। इस तरह का जो शूट अपेक्स होता है जिसके अंदर केवल एक इनिशियल सेल होती है और फिर वो डिवाइड करके बाकी रेस्ट ऑफ द सेल्स का फॉर्मेशन करती है, वो कहलाता है मोनोप्लेक्स टाइप। ये पाया जाता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंदर। दूसरा है सिंप्लेक्स टाइप। इन दिस टाइप द अपेक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल इनिशियल्स इन अ सिंगल सेल लेयर। इसके अंदर सिंप्लेक्स के अंदर कई इनिशियल्स होते हैं जो कि एक सिंगल सेल लेयर के रूप में पाए जाते हैं, और ये इनिशियल्स जो होते हैं वो पेरिक्लाइनली एज वेल एज एंटीक्लाइनली डिवाइड करते हैं। और इस तरह का जो शूट अपेक्स होता है वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है। देन तीसरा है डुप्लेक्स टाइप। ये डुप्लेक्स टाइप जो है इसके अंदर सेवरल इनिशियल्स इन मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट एट द अपेक्स। इसके अंदर कई इनिशियल्स पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक इनिशियल्स पाए जाते हैं, और वो कई लेयर्स के अंदर होते हैं शूट के अपेक्स पर। और ये इनिशियल्स ऑफ द सरफेस लेयर डिवाइड एंटीक्लाइनली। जो इनिशियल मेरिस्टेमेटिक इनिशियल सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, सरफेस लेयर में पाए जाते हैं, वो तो एंटीक्लाइनली डिवाइड करते हैं, वाइल द सेल्स ऑफ इनर, जबकि अंदर वाली सेल लेयर्स के अंदर जो इनिशियल सेल्स पाई जाती हैं वो किसी भी प्लेन के अंदर डिवाइड करती हैं एंड मास ऑफ सेल्स बना देती हैं। दे डिवाइड इरेगुलरली इन मैनी प्लेन्स। और जब कोई कोशिका इरेगुलर डिवीजन होता है तो वो क्या करती है, मास ऑफ सेल्स बना देती है, और वो मास ऑफ सेल्स फिर अंदर वाली टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। दिस टाइप इट इज़ फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। इस तरह का अपेक्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपके कुछ थ्योरीज ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। और वो थ्योरीज़ जो मैंने, ये रेफरेंसेस हैं, मैंने जहाँ जहाँ से भी जिन वेबसाइट से मैंने ये थ्योरीज़ या ये नोट्स लिए हैं, डायग्राम्स लिए हैं, ये उन वेबसाइट्स का रेफरेंस है। ठीक है, फिर अब आगे हम करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे शूट के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है, वैसे ही रूट के अंदर भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है रूट के अपेक्स के ऊपर। और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो रूट के अपेक्स पर पाई जाती है उनको बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। द रूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट अपेक्स इज स्मॉल रीजन एट द टिप ऑफ रूट इन विच मैनी सेल्स आर केपेबल ऑफ रिपीटेड डिविजन्स एंड फ्रॉम विच ऑल प्राइमरी टिश्यूज ऑफ द रूट आर डिराइव्ड।
तो जैसे शूट के अंदर एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है, वैसे रूट में भी पाई जाती है, और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के रिपीटेड डिवीजन से सारी प्राइमरी टिश्यूज़ जो रूट की हैं वो डिराइव होती हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि रूट ज़मीन के अंदर पाई जाती है एंड रूट का जो मूवमेंट होता है इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब ये और ज़मीन के अंदर ग्रो करती रहती है। तो इसलिए क्या होएगा, रूट की जो टिप होएगी उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो उसकी टिप के ऊपर आउटर रीजन इट इज़, जो इसकी टिप होती है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ लिविंग पेरेन्काइमेटस सेल्स, जो कि एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती है और वो कहलाती है रूट कैप। एज द सेल्स ऑफ, जैसे जैसे रूट कैप, जैसे जैसे ज़मीन के अंदर में रूट और जाएगी वैसे वैसे क्या होएगी, ये ड्यू टू फ्रिक्शन और मिट्टी के कारण और कंकरों के कारण क्या होता है, ये रूट कैप जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और स्लाउ ऑफ हो जाती है और वो हट जाती है। लेकिन अगर वो हट भी जाती है तो क्या होएगा, न्यू सेल्स आर एडेड बाय इंटरनल लेयर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉल्ड कैलिप्ट्रोजन। तो रूट कैप के पीछे एक थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक जोन होता है जो कि जिसको कि कैलिप्ट्रोजन कहते हैं, और ये वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करके फिर अगर रूट कैप डिस्ट्रॉय हो जाती है तो नई सेल्स बनाती हैं इस रूट कैप की, और उसको बोलते हैं कैलिप्ट्रोजन। उस वाले इनर लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स के रीजन को बोलते हैं कैलिप्ट्रोजन। रूट हेयर्स ऑल्सो बिगिन टू डेवलप ए सिंगल, फिर जैसे जैसे रूट डेवलप होती है वैसे वैसे क्या होता है कि रूट के जो एपिडर्मल लेयर होती है उससे सिंपल एक्सटेंशंस, सेल में से जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनमें सिंपल एक्सटेंशंस निकलते हैं और वो रूट हेयर्स का निर्माण करते हैं। और रूट हेयर्स क्या होते हैं, रूट के जो एब्जॉर्प्शन की जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज़ करता है, जिससे कि रूट और ज़्यादा वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को ज़मीन में से अवशोषित कर सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती हैं। Now beginning with root cap and leading away from the root tip, there are three distinct zones in which certain specific root patterns dominate. Now जो रूट कैप होती है और उसके पीछे, थोड़ा पीछे उसके रूट टिप पाई जाती है जिसके अंदर रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है। वो जो टिप पाई जाती है वो थोड़ी पीछे होती है रूट कैप के, और इस तरह से रूट कैप के और रूट टिप के लीडिंग अवे फ्रॉम रूट टिप से दूर और रूट कैप से दूर पीछे की तरफ तीन डिस्टिंक्ट जोन्स रूट के अंदर, तीन डिस्टिंक्ट रीजन्स रूट के अंदर पाए जाते हैं। ये तीन डिस्टिंक्ट रीजन्स कौन कौन से होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन, जिससे कि फिर रूट एपिकल जिसके फिर जिससे जिसकी की सेल्स डिवाइड करती हैं एंड डिवाइड करके इस मेरिस्टेमेटिक रीजन की एपिकल प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करती हैं, जो कि प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम का निर्माण करती है। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन पाया जाता है सबसे पहले। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सेल्स होती है वो डिवाइड करती है और प्राइमरी मेरिस्टेम बनाती है। प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर तीन टिश्यूज़ आती हैं, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोटोडर्म। प्रोकैम्बियम जो होता है वो सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो प्रोकैम्बियम की होती हैं वो। ग्राउंड मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके और कॉर्टेक्स का निर्माण करती है रूट के अंदर, और प्रोटोडर्म की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो डिवाइड करके और एपिडर्मिस, रूट के बाहर वाली लेयर एपिब्लेमा, जिसको कि एपिब्लेमा भी कहते हैं, उसका निर्माण करती है और उस एपिब्लेमा से फिर रूट हेयर्स निकलते हैं। फिर उसके पीछे ये तो होता है इसका रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन, फिर इसके पीछे होता है रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन। तो रूट्स का जो इलोंगेशन, दिस इज़ नॉन मेरिस्टेमेटिक रीजन, और रूट की जो लेंथ होती है वो इस सेकंड रीजन की जो सेल्स होती हैं उनके इलोंगेशन से रूट की लंबाई में वृद्धि होती है। मतलब सेल डिवीजन के कारण रूट की लंबाई नहीं बढ़ती है, रूट की लंबाई बढ़ती है सेल्स ऑफ ये जो सेकंड रीजन जो होता है, सेल इलोंगेशन रीजन जो होता है, उस रीजन की जो कोशिकाएं होती है वो वृद्धि करती है, लंबाई के अंदर बढ़ती हैं, और उन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ने से ही रूट की लंबाई भी बढ़ती है। तो फिर
एपिकल में रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक के रीजन के पीछे होता है सेल एलोंगेशन रीजन, जिसकी की सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द रूट की लंबाई की वृद्धि करने के अंदर मदद करती है। फिर उसके पीछे आता है रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड टिश्यू मैच्योरेशन, जो कि जिसके अंदर की रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड टिश्यू मैच्योरेशन मतलब कि इस वाले रीजन के अंदर अलग अलग टिश्यूज़ पाई जाती हैं और कैसे इस वाले रीजन की जो कोशिकाएं होती है वो डिफरेंशिएट करती हैं और अलग अलग टिश्यूज़ का या अलग अलग ऊतकों का निर्माण करती हैं, जिनका की संरचना भी अलग होती है, उनकी फिजियोलॉजी भी अलग होती है और उनकी सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो भी अलग तरह से होता है। वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है उनके बीच में कैसे है, तो वो फिर सबसे पीछे पाया जाता है टिश्यू मैच्योरेशन या सेल डिफरेंशिएशन रीजन इसके अंदर रूट के अंदर, रूट के अपेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने रूट मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में भी पढ़ा है। फिर हम आगे कल हम इसके आगे डिटेल में और पढ़ेंगे।